नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अभी में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि बंगाल से आ रही है। बंगाल में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। साउथ 24 परगना में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे इमरान मोल्ला के अवैध कैफे को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने कैफे पर बुलडोजर चला दिया है। कैफे से जुड़े कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कैफे को ढहा दिया गया है। प्रशासन ने कैफे को हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया। 29 जून को आखिरी बार नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद इमरान मुल्ला ने कैफे को नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया है। मुल्ला परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही। पिछले महीने एनआईए ने बम विस्फोट के मामले में शौकत मुल्ला को अरेस्ट किया था और अब शौकत मुल्ला के बेटे इमरान मुल्ला के कैफे को ध्वस्त कर दिया गया है। और मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, तस्वीरों के साथ आप बताइए कि किस तरीके का इस वक्त माहौल है, ये कार्रवाई क्यों की जा रही है और इस कार्रवाई को लेकर कितनी तैयारी की है प्रशासन? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, चाहे वो टीएमसी के नेता हों या फिर यहाँ पर कई ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी अराजकता फैलाई थी, उन सब के खिलाफ इस समय बुलडोजर एक्शन से लेकर ऑन ग्राउंड एक्शन इस समय जारी है। जहां एक तरफ कोलकाता पुलिस यानी वेस्ट बंगाल पुलिस ने ये लगातार कोशिश करनी शुरू कर दी है कि उन लोगों के ऊपर पूरी तरह से उनको कंट्रोल किया जाए और साथ में उनकी अरेस्टिंग की जाए, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो अवैध कब्जे हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीर जो है 24 परगना के जो जीवन ताला एरिया है वहाँ की है। यहाँ पर जो इनके बेटे हैं शौकत मुल्ला के, उनका ये कैफ़े था और कैफ़े में इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जिसके बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी। इसको पूरी तरह से नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बाद भी उसको नहीं हटाया गया। अब उसे ध्वस्त कर दिया गया है, उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो शौकत मुल्ला, जो कि एनआईए की से पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, जो बांगर ब्लास्ट केस था उसके अंदर, और अब वो कस्टडी में है पुलिस की, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे एक्सटॉर्शन के मामले, डराने धमकाने के मामले, उसके अलावा रेप तक का मामला दर्ज है। तो इसी को लेकर पूरा एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन जारी है और जीवन तला एरिया में उनकी पूरी परेड करवाई गई। उनको पूरा सीन रिक्रिएट करते हुए उधर दिखाया गया। तो ये दो तस्वीरें साउथ 24 परगना की हैं, जहां पर एक बार फिर से उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है जिन्होंने काफ़ी अराजकता फैलाई थी, जिनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले थे। गुंडा एक्ट पास होने के बाद, जो कि वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बांगर से टीएमसी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था शौकत मुल्ला ने, वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से लगातार वो मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। मनीष, आप बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जहांगीर खान के बाद पुलिस ने अब शौकत मुल्ला का जुलूस निकाला। शौकत मुल्ला टीएमसी का पूर्व विधायक हैं, बांगड़ विधानसभा में हुए एक ब्लास्ट के आरोपी हैं। पुलिस ने शौकत मुल्ला को सड़कों पर घुमाया। शौकत कैनिंग ईस्ट विधानसभा से 2 बार का विधायक था। बंगाल चुनाव से पहले 19 मार्च को बांगड़ इलाके में विस्फोट हुआ, जिसमें एक शख्स की जान गई थी। जांच में पता चला कि इसमें शौकत मुल्ला का हाथ है, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी अब परेड निकाली है। इससे पहले पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली थी। वो खुद को पुष्पा बताता था, लेकिन पुलिस ने जब परेड निकाली तो वो हाथ जोड़ता नजर आया। और अब शौकत मोल्ला को भी खुलेआम घुमाया गया है। जिन नेताओं की तूती बोला करती थी, वो अब रहम की भीख मांग रहे हैं। मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। मनीष, पहले हमने जहांगीर खान की रोड पर एक परेड निकाली गई, वो देखा। अब जो है शौकत मुल्ला, क्या इस कड़ी में कुछ और लोगों के नाम भी हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाले टाइम पर, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट और कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी जो वेस्ट बंगाल का ये बड़ा एक्ट है, ये पास हो चुका है और इसी के आधार पर अब उन सभी लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, उन सबके खिलाफ ये एक्शन जारी है। एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी परेड निकाल के जो इनका खौफ है, जो इस पूरे इलाके में खौफ था, उसको खत्म करने की पूरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की और पुलिस की तैयारी है। और इसीलिए चाहे जहांगीर खान हो या फिर शौकत मुल्ला, इस पूरे जीवन तला एरिया में और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो शौकत मुल्ला, क्योंकि टीएमसी के एक बड़े नेता थे, इस बार हार गए वो चुनाव में, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों के बीच डर था और इसी वजह से जो ये पूरी परेड निकाली गई, जब उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया और उसके बाद इस पूरे रास्ते में उनको उनकी परेड करवाते हुए रिक्रिएशन के नाम पर ये कहा गया कि इस पूरे मार्केट में करीबन 1 किलोमीटर तक उनको ले जाया गया। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इस समय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पूरा एक्शन है। जिनके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं, संगीन मामले हैं, शौकत मुल्ला के ऊपर रेप,
उसके अलावा एक्सटॉर्शन और अराजकता फैलाने का मामला है, रॉयट फैलाने का मामला है। उसके अलावा एनआईए ने अपनी बांगर ब्लास्ट केस में इनको अरेस्ट किया था। तो इसके आधार पर जो हमें जानकारी मिल रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कि बाकी जो भी आपराधिक गतिविधियों वाले नेता हैं या फिर आपराधिक गतिविधि वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुके हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भवानीपुर के इलाके में भी, जो वेस्ट बंगाल का भवानीपुर एरिया है, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन किया गया, जहां पर आसपास का जो पूरा एरिया जहां पे अवैध कंस्ट्रक्शन थे। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जहां आपराधिक गतिविधि वाले के मनीष या फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पुलिस जो है वो अलग अलग मामलों के आरोपियों की परेड करवा रही। शुक्रिया मनीष इस पूरे अपडेट के लिए। और अब बड़ी खबर यूपी के कौशाम्बी से आ रही है, जहां भयानक हादसा हुआ। एलपीजी टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसे आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक है। एलपीजी से भरे टैंकर में पहले तो गैस का लीकेज शुरू होता है और फिर अगले ही पल इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। आग की लपटें इतनी ऊपर उठने लगी कि कई किलोमीटर दूर से भी आग का तांडव साफ देखा गया। आग की लपटों का यह तांडव यूपी के कौशाम्बी के सिहोरी टोल प्लाजा पर देखने को मिला है। दरअसल ये हादसा 26 जून का है और अब उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक एलपीजी टैंकर टोल प्लाजा से गुजरने की कोशिश के दौरान वहां जो डिवाइडर बना होता है उससे टकरा गया और एलपीजी का रिसाव होने लगा और देखते ही देखते उस पूरे इलाके में एलपीजी का धुआं सा भरने लगा और जब कहीं से कोई चिंगारी मिली तो पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। भयानक आग की लपटें उठ रही हैं। जब हम आपको जो दूसरी तस्वीर वो दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें 2 टैंकर दिख रहे हैं। मतलब ये कि दूसरा टैंकर भी उस आग की जद में जरूर आया होगा। ये देखिए, जो पीछे से टैंकर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और वो डिवाइडर से टकराया और उसके बाद उसमें से एलपीजी का रिसाव हो रहा है और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। पूरे इलाके में धुआं भरने लगा और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, कहीं से चिंगारी मिली और एक बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में 4 लोगों की जानें गई हैं, टैंकर के ड्राइवर समेत। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। रुचि, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? क्या अपडेट है? कितने लोग घायल हैं? मौत का आंकड़ा 4 ही है क्या? इस हादसे में 5 लोग की मौत हुई है। उसमें जो एक टैंकर का ड्राइवर है और एक सड़क पे चलने वाला शख्स है और 3 लोग टोल के में जो काम करते हैं वो लोग थे। अब ये पूरा हादसा क्यों हुआ, ये अगर आप समझिएगा तो जो रफ्तार होती है, जब आप टोल पे जाते ही हैं, टोल प्लाज़ा था जो कौशाम्बी से कानपुर की तरफ सड़क जा रही है। अब टोल प्लाज़ा हम जब जाते हैं तो आप देखती हैं कि लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी रहती हैं, तो हर आदमी कोशिश करता है कि ऐसे ही लाइन में लग जाए जिसमें हम जल्दी निकल जाए। तो ये दोनों टैंकर जल्दी निकलने के चक्कर में एक ही लाइन में घुस रहे थे और क्योंकि गैस थी, टक्कर हुई तो ज़बरदस्त आग लग गई और जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो रफ्तार, आप कह सकती कि रफ्तार और जल्दी टोल क्रॉस करने की होड़ में ये टैंकर्स की टक्कर हुई है और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि गैस थी इसलिए आग बहुत ज़्यादा लग गई और इतने लोग झुलस गए। 3 लोग तो उसी दिन मर गए थे और 2 लोगों ने कल दम तोड़ा है। तो एक तरह का सबक भी हम है देख पा रहे हैं कि 2 टैंकर हैं और एक एलपीजी टैंकर जो पीछे से आया वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है और उसी कोशिश में, हड़बड़ी में वो डिवाइडर से टकराता है और उससे रिसाव शुरू होता है। जो आगे टैंकर चल रहा था, रुचि, क्या वो सुरक्षित आगे निकल गया था या वो इस आग लगने के हादसे में वो टैंकर भी इसकी चपेट में आ गया? जी, वो टैंकर भी चपेट में आ गया क्योंकि दोनों में गैस थी। तो अब आप समझ सकते हैं जब आग लगी हुसैन, तो आग तो बहुत तेज़ी से फैलती है और जब टक्कर हुई तो दोनों टैंकर एक तरह से खड़े हो गए तो उसमें भी आग लगी और वो थोड़ा आगे तक गए, इसलिए टोल वाले भी इसमें उनकी भी जान गई है क्योंकि वो तो बिल्कुल टोल पे ये पहुंच चुके थे टैंकर्स। टोल पे जो डिवाइडर्स होते हैं ना, जो कतारों को अलग अलग करते हैं, वो डिवाइडर्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और वाकई रुचि, ये तस्वीरें बता रही कि ये हादसा बहुत ही भयानक था और 2 एलपीजी टैंकर और उसमें एलपीजी लोडेड टैंकर थे और उसमें अगर ब्लास्ट हुआ है उसमें 5 लोगों की जानें गई, जो तस्वीरें अब सामने आई। बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए।
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस लगातार सिया और चेतन के खिलाफ फुल प्रूफ सबूत इकट्ठा कर रही है। इस बीच पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सिया ने लोनावाला पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सिया ने टेस्ट के लिए पुलिस को लिखित मंजूरी दी है। इसके बाद अब सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के बाद केतन मर्डर से जुड़े सारे राज बाहर आ सकते हैं। सिया ने चेतन के साथ मिलकर कैसे मर्डर को अंजाम दिया, इसकी एक एक डिटेल पॉलीग्राफी टेस्ट में सामने आ सकती है। पुलिस ने कोर्ट से सिया का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी। पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए करा रही है कि दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। टेस्ट के बाद सिया और चेतन के बयान मिलाए जाएंगे। इस बीच पुलिस आज सिया गोयल और चेतन चौधरी को वडगांव मावल कोर्ट में पेश भी करेगी। दोनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस कोर्ट में दोनों की और रिमांड की मांग करेगी। पुलिस चेतन और सिया को अलग अलग लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाकर सीन रिक्रिएट कर चुकी है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है और अब पुलिस दोनों के खिलाफ काफी अब तक सबूत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए अपने सबूत जो इकट्ठा किए हैं पुलिस ने, उसको एक तरीके से और इंश्योर करना चाहती है, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट से काफ़ी कुछ सामने आ जाएगा कि दोनों के बयानों में कितना चीज़ें मेल खा रही हैं, कितनी विरोधाभास है। इसके पहले कल पुलिस जांच के लिए सिया को पुणे में उसके घर लेकर गई थी, जहां काफ़ी देर तक पेपर्स को खंगाला गया और साथ ही मौके पर सिया से भी पूछताछ हुई। पुलिस सिया को पुणे में उस जगह भी लेकर गई जहां उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया गोयल के घर की तलाशी के दौरान वो कपड़े भी बरामद किए हैं जो उसने 18 जून को घटना वाले दिन पहने थे। पुलिस जब सिया को लेकर निकल रही थी तभी उसने मीडिया के कैमरे के सामने अश्लील हरकत की। पुलिस पिछले रविवार को सिया को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई थी, जहां उसके सामने वारदात वाली जगह पर एक डमी को नीचे गिराकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। उसके बाद पुलिस उसके प्रेमी चेतन चौधरी को भी उसी पोशाक में लोहागढ़ फोर्ट में लेकर गई, जहां से उसने केतन को धक्का दिया था। पुलिस ने चेतन के सामने भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तो रिमांड खत्म हो रही है, रिमांड के लिए पुलिस एक बार फिर से कोर्ट के दहलीज पर होगी, बाकी जांच अभी कहां तक पहुंची और पॉलीग्राफी टेस्ट से और क्या क्या बातें पुलिस जानना चाहती है? देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के पीछे पुलिस का मकसद ये है क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कि चेतन ने धक्का दिया है या फिर सिया ने धक्का दिया है। यही वजह है कि पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है इस लाई डिटेक्टर टेस्ट से कि आखिर धक्का किसने दिया है। सिया लगातार अपने बयानों में कह रही है कि चेतन ने धक्का दिया। उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी, जो षड्यंत्र बना था, उसमें यह था कि वो केतन को उस क्लिफ पे लेके जाएंगी, उस चोटी पर लेके जाएगी और उसके बाद वो बैठ जाएगी और जैसे ही बैठेगी ये इशारा होगा चेतन के लिए कि वो आकर केतन को धक्का दे। तो पुलिस ये सारी बातें लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी जानना चाहती है और यही वजह है कि कोर्ट में अर्जी दी और सिया ने पुलिस कस्टडी में इसका कंसेंट भी दिया है। अब आज कोर्ट डायरेक्ट करेगी पुलिस को कि आखिर कब तक ये लाई डिटेक्टर टेस्ट करना, और पुलिस जो है इसी बिना पर आज फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग भी करेगी। बिल्कुल, इस केस का सच क्या है ये पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, इसलिए सीन का रिक्रिएशन हो, चाहे सिया को उसके घर लेकर जाना हो, सब कुछ पुलिस कर रही है ताकि ये पता चले कि केतन की हत्या आखिर किन हालातों में की गई है। इस बीच केतन अग्रवाल का नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी से नाचता झूमता नजर आ रहा है। ये वीडियो उसके कजिन के समारोह की है, कजिन की उत्सव की है, जहां पर वो मौजूद था डांस करते हुए, नाचता गाता हुआ। यहां पर केतन आपको नजर आ रहा होगा। अब सवाल यही है कि केतन जिसकी एंगेजमेंट सिया के साथ हुई थी, आखिरकार केतन की हत्या सिया ने क्यों की? अगर वो एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, तो सिया ने हत्या की साजिश क्यों रची? केतन को सच क्यों नहीं बताया या अपने परिवार वालों को सच क्यों नहीं बताया? राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश, इन तस्वीरों को देख करके तो ये लग रहा है कि केतन एक जिंदा दिल इंसान था, वो सिया से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि सिया के मन में क्या क्या चल रहा है और उस किले पर क्या होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, यही वजह है कि सिया ने जितनी बार भी केतन को बोला
लोहगढ़ फोर्ट जाने के लिए वो गया और उसका परिवार नहीं चाहता था, यानी केतन अग्रवाल का परिवार नहीं चाहता था कि वो बार बार लोहगढ़ फोर्ट पे जाए, लेकिन उसने सिया की बात मानी और किसी तरीके से अपने परिवार को मनाया और वो लोहगढ़ फोर्ट गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ इस तरीके की हरकत, इस तरीके की षड्यंत्र को अंजाम देने वाली है सिया गोयल। चेतन चौधरी के साथ मिलकर परिवार, दोनों तरफ का परिवार जो है अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है। सिया गोयल के परिवार से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सिया को ट्रेकिंग का शौक था ही नहीं, केतन उसे बार बार जो है वो लोहगढ़ फोर्ट पर लेके जाया करता था। हालांकि पुलिस जांच में बिल्कुल साफ हुआ है, सिया ने भी बयान दिया है कि उसी के कहने पर केतन जो है वो लोहगढ़ फोर्ट भी जाया करता था। अब नई नई तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं हुसैन, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिंदादिल तरीके से, एक तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा था केतन। और चलिए, शायद कुछ और वक्त गुजरने के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस हालात में और क्यों। ये तो क्यों का जवाब तो मिल चुका है, लेकिन किसने मर्डर किया ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। सिया ने किया है, चेतन ने किया है, केतन का मर्डर किसने किया है। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केतन मर्डर से पहले इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने लोगों को झकझोर दिया था। इस केस में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की थी। मेघालय सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी से जुड़े कागजात में टाइपिंग की गलती के कारण सोनम को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। गिरफ्तारी के दौरान कागजात पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा 103 लिखना था, लेकिन गलती के कारण इसे धारा 403 लिख दिया गया था। 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सोनम पर पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। अतुल, बताइए कि आज होने वाली ये सुनवाई कितनी अहम है? सोनम वापस जेल जाएगी या उसकी जमानत बरकरार रहेगी? देखिए, 2/36 प्राची ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 35 नंबर अभी चल रहा है, तो मान के चलिए कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल इस केस को मेंशन किया था, अर्जेंट लिस्टिंग की थी और कहा था कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी जो है वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करती है, और जिस तरीके से जो बेल सोनम रघुवंशी को मिली है वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था, उसमें कुछ खामियां थी जिसके कारण उसको जमानत मिली। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हमें अतुल बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने वाली, वहां से जो भी अपडेट आएगा फौरन हम आप तक लाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुलाई के तीसरे दिन देश में मॉनसून की रफ्तार पीक पर है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के प्रहार से कई इलाकों में हाहाकार मचा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति में सैलाबी अटैक हुआ है। बाढ़ के साथ चट्टानों के प्रहार से हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। रेस्क्यू टीमें ग्राउंड पर हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में 50 रास्ते इस वक्त लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गए हैं, तो वहीं गुजरात के 10 जिलों में बारिश हो रही है। वलसाड और नवसारी में हालात विकट हैं। वलसाड में सड़कों पर दरिया बह रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक आसमानी आफत ने गदर मचा दिया है। मुंबई में बारिश के चलते कई हादसे हुए हैं। गटर में गिरने से एक की मौत हो गई। ठाणे में एक बच्ची को करंट लगने से जान चली गई। यूपी बिहार में भी तेज बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइड का प्रहार हुआ है। आसमानी आफत की चपेट में आने से किन्नौर, लाहौल स्पीति में हालात बहुत खराब हैं। किन्नौर के चोलिंग में भारी बारिश और बाढ़ से गाड़ियों पर मलबा आकर गिर गया। नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद करना पड़ा। सैलाब का प्रहार इतना तेज था कि रोड पर जा रही गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। राहत की बात यह रही कि अचानक आई इस आपदा में किसी की जान नहीं गई और सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां भी सैलाबी अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीआरओ के जवान फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को जेसीबी पर बैठाकर सड़क पार करवाई जा रही है। इस दौरान एक मरीज को भी जेसीबी की मदद से निकाला गया और अस्पताल तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आप लाहौल स्पीति की देख रहे हैं आप। ये जो बरसाती नाले हैं
और बरसाती झरने, इनका रौद्र रूप आप देखिए। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि अपने साथ जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। अपने साथ मलबा, बड़े बड़े बोल्डर ये बहा कर ला रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते पर आकर के बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो रहा है और रास्ते कई जगहों पर इसी वजह से ब्लॉक हो गए हैं। देहरादून में भी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। मालदेवता सोंगबांध रोड काफी देर तक बाधित रहा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर आपके सामने है। देहरादून में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मालदेवता क्षेत्र है, जहां पहाड़ से आ रहा मलबा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। रोड ब्लॉक हो रही हैं, जाम की स्थिति है, जैसे तैसे लोग यहां से गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, तो मैदानी इलाकों में भी कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र की। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा जो हाईवे है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर पत्थर सड़क पर आ गए, ट्रैफिक ठप हो गया। स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से फिर मलबा हटाया गया और फिर से आवाजाही बहाल हुई। भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जो हाईवे है उस पर मलबा आ गया है और इसकी वजह से ये हाईवे कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने रास्ता क्लियर किया, दोबारा रास्ता बहाल कर दिया गया है। इसके बाद आइए आपको गुजरात की तस्वीर भी दिखाते हैं। गुजरात के जामनगर में सैलाबी आफत से हालात खराब हो गए हैं। यहां से सैलाबी संकट के बीच तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे फंस गए, सैलाब की चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते दोनों बच्चों को बचा लिया गया। यहाँ पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। सड़क पर रिक्शा बहता हुआ काफी दूर से आया। लगातार बारिश के चलते यहाँ सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। कई जगहों पर पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप देख लीजिए गुजरात के जामनगर से। सड़क नदी में तब्दील हो गई है। पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है। इस बीच एक रिक्शा कैसे बेबस है और इस पानी के साथ बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। ये सड़कें हैं जो अब नदी में तब्दील हो गई हैं, जहां पर से गुजरने। अभी इस बच्चे को देखिए आप, 2 बच्चे बहते हुए जा रहे हैं। ये शख्स जो है पहले एक बच्चे को रोकता है, फिर एक और बच्चा बहता हुआ आ रहा उसको भी बचाता है और पीठ पर बैग लदा हुआ है। मुमकिन है कि स्कूल के बच्चे हों या कहीं से आ रहे हों, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए ये जो आदमी है जिसने इन दोनों की जान बचाई, एक तरीके से देवदूत बनकर आया। और ये जामनगर की तस्वीर दिखा रही है कि कैसे पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है और ये यहाँ पर फोर्स कितना ज़्यादा है पानी का कि वो अपने साथ एक भारी भरकम ई रिक्शा बहाए लिए जा रहा है। वहीं गुजरात के वलसाड में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबने से खराब हो गई हैं। तो ये गुजरात के वलसाड की सड़कें हैं, जहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और पानी की रफ्तार भी तेज है। ऐसे में गाड़ियों पर ब्रेक लग चुका है, रफ्तार धीमी हो गई है। जो 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल से सड़क पार करनी पड़ रही है। पानी के पहिए डूब गए हैं, लोग परेशान हैं, जैसे तैसे गुजर रहे हैं इस सड़क से। और प्राची, सवाल ये उठ रहा होता है कि जब हर बार बारिश होती है तो हम ऐसी ही तस्वीर देखते हैं शहरों की, सड़कों की। पूरा इलाका पानी में डूबा है, लोग परेशान हैं। फिर ऐसे में सवाल यही उठ रहा होता है कि बारिश से पहले जो तैयारियों का दावा हो रहा होता है, उन तैयारियों का क्या है? ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? वो सारी चीज़ें जिसके ज़रिए पानी की निकासी का इंतज़ाम होता है। वलसाड में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के दुकानों में पानी भर गया है। आप समझिए कि जो ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर जो सारा सामान घर का होता होगा, उस सामान का क्या होता होगा। और एक आम सा परिवार जिसके घर के ग्राउंड फ्लोर पर सारी चीज़ें रखी हैं, खाने पीने का सामान, घर के सारे और दूसरे हाउस होल्ड्स, वो सब कुछ पानी, बारिश का पानी, गंदा पानी सब कुछ बर्बाद कर देता है। और फिर किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरती होगी अगले कुछ दिनों तक। गुजरात की नवसारी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहाँ तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है।
पुलिया झरने की तरह बहने लगी है। भारी बारिश के चलते आवाजाही ठप हो गई है, लोग रास्ते में फंस गए हैं। तो वो छोटी सी पुलिया जिसमें थोड़ा सा पानी बहता था, तेज बारिश के बाद ये पुलिया कैसे एक झरने में तब्दील हो गई है और बड़ी तेज रफ्तार के साथ फोर्सफुली पानी सड़क पर आगे की तरफ बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में ही लोग फंस गए हैं क्योंकि इस पानी से निकलना या इस पानी को पार करना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, कभी कभी जान पर भी बनाती है। चलिए अब आपको उज्जैन का हाल भी दिखाते हैं। उज्जैन में बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। नदी के किनारे जो घाट बने हैं, जो मंदिर हैं, सब पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के निचले इलाके हैं उनको भी खाली करवाने के लिए कह दिया गया है क्योंकि शिप्रा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घाट के किनारे जो तमाम मंदिर बने हैं वो सब मंदिर पानी में डूबे हुए हैं, घाट पानी में डूबे हुए हैं और लगातार शिप्रा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसीलिए नदी के आसपास के जो किनारे के जो तमाम गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उनको खाली करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है। वहीं पालघर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां तेज बारिश हो रही है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर डूब जोन बन गया है। फ्लाईओवर पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। पालघर इलाके में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जलभराव की समस्या हो गई है। आप तस्वीर भी देख लीजिए, सड़क पर पानी भर गया है और सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है और फिर लंबा जाम देखने को मिलता है। ये इंजीनियरिंग का भी बेहतरीन नमूना है प्राची, कि जमीन से 10-15 फीट की ऊंचाई पर फ्लाईओवर है और वो एक झील नुमा शक्ल उसने ले ली है। उसका जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक है, पानी नीचे जा नहीं पा रहा है, गाड़ियां उसी में से गुजरने को मजबूर है और ये उस फ्लाईओवर के लिए बहुत खतरनाक होता है पानी जब रुक जाता है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, फ्लाईओवर पर तकरीबन 1-8 फीट पानी भर गया है और इसके ड्रेनेज का कोई इंतजाम जो रहा होगा, जाहिर उसमें मलबा फंसा होगा, पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर दिखाते हैं। वहां भी भारी बारिश से बुरा हाल है। नदियों के किनारे जो मंदिर हैं, घाट हैं, सब पानी में डूबे हुए हैं। कमोबेश देश की तस्वीर कुल मिलाकर ऐसी ही है। मानसून देश भर में एक्टिव हो चुका है। मानसून ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। अभी दिल्ली एनसीआर से ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर से बेशक तस्वीरें सामने ना आई हों, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि हाल एक सा ही है, जैसे ही मॉनसून दस्तक देता है वैसे ही प्रशासन की पोल खुलती है, सरकार की पोल खुलती है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कुछ वक्त के बाद दिल्ली का मिंटो ब्रिज हम दिखाएंगे। उधर मुंबई में भी भारी बारिश के बीच साकीनाका इलाके में 60 साल के एक बुजुर्ग की मेन होल में गिरने से मौत हो गई। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएमसी के 4 अधिकारी जो उस इलाके को देखते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। जांच कमेटी गठित हुई है। 7 दिनों के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी है। जो जिनकी जान गई है वो फोन पे बात करते करते उधर से गुजर रहे थे। पानी की वजह से अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे मेन होल का ढक्कन खुला हुआ हो सकता है और वो उसी में गिर गए। और जब उनको तलाशा गया तो वो उस जगह से 200 मीटर आगे जाकर मिले। जिनकी जान गई उनका नाम असलम बताया जा रहा है। और साकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक शख्स की जान चली गई तब जाकर तो प्रशासन एक्टिव होता है। अब बीएमसी के जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो ठेकेदार है उसे भी ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी हो रही है। ब्लैकलिस्ट किया नहीं गया है। सवाल यही है कि ऐसे हादसे रुकेंगे कब? बिल्कुल, देखिए यही सवाल मुंबई और मुंबई के लोग सालों से प्रशासन से पूछते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक न लोगों को मिला है और न ही मीडिया को। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे वो साकीनाका हो या चेंबूर की घटना हो, इस तरह की घटनाओं में प्रशासन ये कहता है कि हमने कार्रवाई की है। जब उनसे दोबारा पूछा जाता है उनका यही कहना होता है कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिनकी बहाली मात्र 6 महीने के बाद हो जाती है। अब अगर बात की जाए मुंबई के मानसून की, तो लगभग 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में राहत की बात मुंबई के लोगों के लिए ये है कि कम से कम बारिश रुक रुक कर हो रही है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन किसी भी तरीके से उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा है कि लोगों की मदद कर सके, मदद मुहैया करा सके। इस वक्त हम मुंबई के बहुचर्चित अंधेरी सबवे पर हैं। आप देखिए पुलिस जो है इस सबवे को अब खोलने की तैयारी में है और इसी तरीके की तस्वीर पूरे 4 महीने आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल साकेत, हर बार बारिश होती है ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लोगों की जान जाती है और खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर अगले साल मौसम आता है और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उधर मुंबई के में बारिश के बीच दहिसर पुलिस ने एक शख्स की जान बचाई। दहिसर ईस्ट के एक नाले में तेज बहाव में एक शख्स फंस गया था। पुलिस की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित निकाला। नाले के तेज बहाव में वो फंस गया था। उसका पैर लोहे की ग्रिल में अटक गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया। लेकिन हर कोई उतना खुशनसीब नहीं होता। जैसा कि इससे पिछली खबर हमने आपको दिखाई कि असलम जो मेनहोल में गिरे और वो फिर उसी में फंस गए और 200 मीटर आगे पानी में बहते हुए चले गए। इसके अलावा अगली जो खबर है वो भी बड़ी परेशान करने वाली है। मुंब्रा में भारी बारिश के बीच 17 साल की एक लड़की आलिया उसकी दर्दनाक मौत हो गई करंट लगने की वजह से। बारिश के पानी के बीच करंट जो है पानी में उतर गया था और बच्ची जैसे ही बिल्डिंग से निकली करंट वाले पानी में वो चली गई गलती से और उसी में झुलस गई। उसके बाद फौरन बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बारिश के बीच सड़क हादसे की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। गुजरात के जूनागढ़ में पानी भरे गड्ढे की चपेट में आने से बाइक गिर गई। हादसे में बाइक जो ड्राइव कर रहे थे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो ये भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं, ये लापरवाही के गड्ढे हैं, जिसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। अब देखिए, बाइक पर सवार 2 लोग हैं, पानी भरा हुआ था, सीधे गड्ढे में जाकर ये बाइक टकराती है और दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मुश्किल यही होती है कि जब पानी भरा है तो अंदाजा नहीं लग सकता कि ये गड्ढा है तो कितना बड़ा है, यहां से बच के निकलना है, और अगर ये पानी और ज्यादा होता तो और पता नहीं चलता वहां पर स्थिति क्या है। बहरहाल वो उनका सिर जो है वो जमीन से जाकर के टकराई, ये तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, और सिर में उनके चेहरे पे गंभीर चोटें इसमें आई हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीर दिखाते हैं। वहां भी गड्ढे में पानी भरा था और स्कूटी सवार 2 महिलाएं उस गड्ढे में आकर गिर गई। ये देखिए, पूरी स्कूटी उस गड्ढे में समा गई। ये देवास मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के चलते वहां पानी भरा हुआ था और जाहिर है स्कूटी ड्राइव करते वक्त जहां भी पानी होगा वो अंदाजा लगाना फिर सरफेस का मुश्किल हो जाता है। आदमी देख नहीं सकता कि कहां पर कितना गड्ढा है। ऐसे में जब भी आप बारिश के बीच घर से निकलें और सड़क पर सफ़र करें तो इस बात को लेकर के बहुत होशियार रहें। ऐसे किसी रास्ते से बचें जहां पर इस तरह के गड्ढे होने का आपको अंदाज़ा हो पहले से कि यहाँ गड्ढा हो सकता है, तो बिल्कुल वहां से ना गुजरें। इस तरह के हादसे के आप शिकार हो सकते हैं। बात नवी मुंबई की भी करेंगे। यहाँ बारिश के जलभराव के चलते हादसा हो गया। टर्न लेने के दौरान सायन पनवेल हाईवे पर ट्रक पलट गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ट्रक टर्न ले रहा था, इसी दौरान ये डिसबैलेंस होता है और ये ट्रक पलट जाता है। अब इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को कितनी चोटें आई हैं, ट्रक ड्राइवर की हालात क्या हैं, इसका अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बड़ा है। पूरा का पूरा ट्रक पलट गया। और अब बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। तेलंगाना के डीएसपी के घर छापेमारी में 200 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। 2 किलो सोने के गहने, 20 किलो चांदी और कई लग्जरी फ्लैट्स, विला और 50 एकड़ से ज्यादा जमीन के डॉक्यूमेंट्स मिले। एसीबी ने डीएसपी पर आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर के केस दर्ज किया था। उसी की जांच में ये सारी बातें सामने आई। एसीबी का कहना है कि डीएसपी संकी रेड्डी ने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारी संपत्ति जुटाई। इस मामले में एसीबी की टीमों ने एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की। इसमें डीएसपी का घर और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, कथित बेनामीदारों और सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियां जुटाई। अधिकारियों के मुताबिक अचल संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि उनकी रजिस्टर्ड कीमत इससे कहीं कम है। जांच टीम को तलाशी के दौरान घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें भी मिली हैं। भ्रष्ट डीएसपी के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है, जिसमें कई और बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। डीएसपी के ठिकानों में छापेमारी के दौरान जो कुछ मिला वो अधिकारी के इनकम से तो नहीं खरीदा जा सकता। छापेमारी में क्या क्या मिला है जरा वो भी एक बार फिर से आप जानिए। एसीबी को तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े कई सारे दस्तावेज मिले। इब्राहिम बाग में एक लग्जरी विला का डॉक्यूमेंट मिला जिसकी कीमत करोड़ों में है। 4 फ्लैट्स, 3 प्लॉट, 3000 वर्ग फुट की एक कॉमर्शियल जगह है। 50 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन के कागजात मिले। एक माइनिंग कंपनी में 75 लाख रुपए का निवेश भाई साहब ने कर रखा था। इसके साथ ही घर से 3,60,000 रुपए नकदी,
एक कथित बेनामीदार, मतलब किसी और के नाम पर जो घर खरीदा गया था, 40 लाख रुपए वो बरामद हुए और 19,91,000 रुपए के बैंक डिपॉजिट मिले। ये इसके अलावा जो और चीजें हैं उसमें सोने चांदी के गहने ग्राम में नहीं है, किलो के हिसाब से मिले हैं। 2 किलो सोना है, 20 किलो चांदी है। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, इतना कुछ मिला है कि हमारे लिए बता पाना मुश्किल हो रहा। 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी, अभी ये रेड कब तक और जारी रह सकती है और ये जो लिस्ट है क्या अभी और लंबी होगी? ये देखिए, एसीबी के अधिकारियों की टीम जो इस रेड को अंजाम दे रही थी, उन्होंने भी जब ये कहा कि जब हमने उन कागजात को खंगाला तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 20 ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का पता चला है जिसमें जैसे आपने जिक्र किया लग्जरीज विलास के अलावा प्लॉट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में 75 लाख का इन्वेस्टमेंट। एक डीसीपी जो फिलहाल पुलिस कंप्यूटर सर्विस विभाग में कार्यरत हैं, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है अगर एक वो सरकारी कर्मचारी हैं। इसी वजह से शक होने पर, टिप ऑफ मिलने पर लगातार उनके 16 ठिकानों पर अलग अलग रेड की गई और रेड अभी भी जारी है। जैसा आपने बताया कि इतनी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि कर्नाटका में, यहां पर देवनहल्ली के पास भी उनका एक लग्जरी रिसोर्ट जहां पर बनाया जा रहा है, वहां पर भी उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है। ऐसी सूचना जो है एसीबी की जांच में सामने आई है। वाकई में ये चौंका जाने वाली खबर है और आपको ये याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेलंगाना में अलग अलग भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के यहां पर रेड्स की जा रही है और अथाह संपत्ति का पता चल रहा है। बिल्कुल राघवन, और एक एक करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होना भी जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवन। और अब बात यूपी टेट परीक्षा की। आज एग्जाम का दूसरा दिन है। लीक प्रूफ एग्जाम के लिए सख्त तैयारी की गई है। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 4 जुलाई तक चलने वाले टेट एग्जाम के लिए 60 जिलों में 955 सेंटर बनाए गए हैं। पेपर लीक ना हो, नकल ना हो, इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यूपी टेट एग्जाम में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। एग्जाम में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एग्जाम में नकल रोकने के लिए सारे उपाय किए गए हैं। छात्रों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर एक सेंटर पर निगरानी रखी जा रही है। सेंटर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए साइबर टीमें तैनात हैं। हर अभ्यर्थी की तलाशी सघन तौर पर ली जा रही है। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस और दूसरे किसी भी गैजेट को ले जाने पर पाबंदी भी है। और आज दूसरा दिन यूपी टेट के एग्जाम का है। अब प्रशासन के अलर्ट रहने का नतीजा है कि यूपी टेट परीक्षा के पहले दिन 15 सॉल्वर पकड़े गए। परीक्षा के दौरान आयोग के एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई और इसी दौरान एआई कैमरे की मदद से पहली पाली में 7 और दूसरी पाली में 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिसके बाद इन्हें पुलिस को सौंपा गया, जहां पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है।